माय यूट्यूब चैनल वेबमा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसको कैसे इन्वेंट किया गया था, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। वो सारी चीज़ें आज हम डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात की जाए प्रीवियस वीडियोज़ के बारे में, तो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने पढ़ा था फर्स्ट कंप्यूटर को और हमने सेकेंड कंप्यूटर को, जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि किन स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है थर्ड कंप्यूटर। थर्ड कंप्यूटर का जो नाम रखा गया था वो हमारे पास था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स की अगर आप लोग जो है शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो वो हमारे पास थी आईसी। तो इसकी थ्योरी पर अगर चलते हैं हम, तो 1965 to 1971 was the third generation's time period. Third generation of computer substituted integrated circuits ICS for transistors, numerous transistors, resistors and capacitors as well as the related circuitry are found in a single integrated circuit IC. Jack Kilby was the man who created the IC. Basically अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो जैक किल्बी एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने जो है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी को इन्वेंट किया था 1965 से 1971 के दरमियान में। सो बेसिकली इसके अंदर जो चीज़ें वो यूज़ की गई थी, इसमें न्यूमेरियस ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया था, इसमें रेजिस्टर्स को यूज़ किया गया था, इसमें कैपेसिटर्स को यूज़ किया गया था जो रिलेट करते थे किसी सर्किट के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें कि कैपेसिटर्स जो है, जैसे कि अगर फैंस के अंदर आप कैपेसिटर यूज़ करते हो, इसी तरह इसके अंदर भी एक ऐसा कैपेसिटर यूज़ किया गया था जो इसकी चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से काम करने में हमारे पास जो है वो मदद देता था। उसके बाद अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मॉस, बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में जब हमने सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा कि जो हमारे पास जो है वो जो मेटल ऑक्साइड है वो हमारे पास सिलिकॉन था। तो थर्ड कंप्यूटर में क्या किया गया था कि मेटल ऑक्साइड जो है सेमीकंडक्टर मॉस जो था वो लगाया गया था। तो अगर हम इसकी थ्योरी पर चलें तो मेटल मॉडर्न मोनोलिथिक आईसीएस आर predominantly MOS metal oxide semiconductor integrated circuits built from MOSFET MOS transistors. The earliest experiment MOS IC to be fabricated was a 16 transistor chip built by Fred Hammond and Stephen Hofstein at RCA in 1962. General Microelectronics later introduced the first commercial MOS in IC in 1964, developed by the Robert Norman. The development of MOS integrated circuit led to the invention of microprocessor and heralded an explosion in the commercial and personal use of computer. Basically आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मॉस जो था वो बिल्ड कहाँ से किया गया था, मॉसफेट से। जैसे मैंने कहा कि हमने सेकंड कंप्यूटर में हमने देखा था कि मेटल ऑक्साइड हमारे पास सिलिकॉन था, यानी कि मॉसफेट था, जो एक ऐसा हमारे पास जो था वो चिप थी जो हीट को अपने अंदर क्या कर लेती थी, जनरेट करती थी। उसी से मिलता जुलता उन्होंने थर्ड कंप्यूटर के अंदर एक सेमीकंडक्टर को बनाया जिसका नाम मॉस रखा गया। इसको और ये हमारे पास जो है इसको किया गया 16 ट्रांजिस्टर चिप को मिला के ये एक जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर बनाया गया, जिसको फ्रेड हैमन और स्टीवन हॉफस्टन ने 1962 के अंदर जो है इसको इन्वेंट किया। तो इसके जो जनरल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया पहली कमर्शियल मॉस में 1964 के अंदर। इसको जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया और इसको बेसिकली जो इस पूरे को डेवलप करने वाला जो हमारे पास इंसान था वो हमारे पास था रॉबर्ट नॉर्मन। ठीक है, इसकी जो अगर हम बात करें, इसके अंदर एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया था जो बहुत ज़्यादा छोटा था, लाइक अ क्वाइन। जितना हमारे पास एक छोटा सिक्का होता है इस तरह इसके अंदर ये एक छोटी सी हमारे पास बिल्कुल चिप थी। जैसे कि मैंने आपको ये वीडियो में भी दिखाया हुआ है कि इस तरह की एक चिप थी जो बहुत ज़्यादा, ये तो उन्होंने इसका अंदर का इंटरफेस दिखाया हुआ है, हम आगे जाके इस चिप की बात भी करेंगे कि कितनी स्मॉल थी। ठीक है, और ये बेसिकली इसका ये काम कैसे करती थी। तो इसकी जो इन्वेंशन थी इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी, एक लिटिल माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता था, जो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए जो है वो यूज़ किया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम ऑन अ चिप,
इसके अंदर कौन से ऐसे सिस्टम थे जो डाले गए थे, तो इस थ्योरी पर चलते हैं। सिस्टम ऑन अ चिप SoCs आर कंप्लीट कंप्यूटर्स ऑन अ माइक्रो चिप और चिप द साइज ऑफ अ क्वाइन। जैसे कि हमने बात की कि इसका साइज बिल्कुल एक छोटे क्वाइन की तरह था। ये मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पर आपको दिखाई हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ये देखें, बिल्कुल इतनी छोटी सी जो चिप थी वो बिल्कुल इतनी सी थी कि इसको एज अ लाइक अ क्वाइन जो है वो क्या है कि क्वाइन जितना सिर्फ इसका जो है वो साइज था और वो इतना बड़ा काम करती थी। द मे और मे नॉट हैव इंटीग्रेटेड अ रैम एंड फ्लैश मेमोरी। इफ नॉट इंटीग्रेटेड द रैम इज यूजली रिप्लेस्ड directly above known as the package or on package or below on the opposite sides of the circuit board. The sock and the flash memory is usually placed right next to the sock. This all done to improve data transfer speeds as the signal do not have to travel long distance since ENIAC in 1945. बेसिकली यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहा है कि इस चिप का काम क्या था। इस चिप का जो काम था, अब मैं आपको अगर इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए मैसेजेस एक दूसरे को सेंड करते हैं, तो माइनर्स ऑफ सेकंड्स के अंदर वो आपका जो मैसेज है वो अगले बंदे को क्या हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। बेसिकली इसके अंदर ये ऐसा ही कुछ सिस्टम डाला गया था कि इसके जो सिग्नल्स थे वो इतने ज़्यादा फास्ट थे कि आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करने में ये बहुत तेज़ी से मदद देता था। अब इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास, लाइक SD कार्ड, लाइक USBs, लाइक फ्लैश ड्राइव्स। ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे देखें कि आप लोग क्या करते हैं कि आप कंप्यूटर के अंदर अपना कोई भी जो है USB ड्राइव को लगाते हैं और अपने डाटा को चंद मिनट्स के अंदर अपने डाटा को आप लोग USB ड्राइव के अंदर ट्रांसफर करते हैं, और वही ड्राइव अगर आप किसी और कंप्यूटर में लगाएं तो उस फ्लैश ड्राइव से वो जो आपका डाटा है वो सेकंड कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है चंद सेकंड्स के अंदर। तो बेसिकली इस चिप का ये काम था, जो कि बिल्कुल एक जिसका साइज जो था वो हमारे पास एक क्वाइन की तरह था, और ये बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी जो फ्लैश मेमोरीज होती हैं उसके तौर पर ये काम किया करती थी। तो अगर हम आगे बात करें, सिंस ENIAC in 1945 computers have advanced immensely with modern sockets such as the Snapdragon 865 being the size of a coin while also being hundreds of thousands of times more powerful than ENIAC, integrating billions of transistors and consuming only a few watts of power. बेसिकली यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है, यहाँ वो कहना चाहता है कि ये ENIAC से भी ज़्यादा तेज था। जैसे हमने पढ़ा कि फर्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर था वो हमारे पास ENIAC था, जिसको डिज़ाइन जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसको हम कैलकुलेशन के लिए जब हमने इस फर्स्ट कंप्यूटर को इन्वेंट किया था इन्होंने, तो बेसिकली वो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता था। तो थर्ड कंप्यूटर में उन्होंने क्या किया कि ये इसके अंदर इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को डाला गया कि ये थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा वाट्स ऑफ पावर को अपने अंदर स्टोर कर जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ थर्ड कंप्यूटर। अब थर्ड कंप्यूटर जो था, इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमारे पास था, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे पास क्या थे और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या थे। तो अगर हम थ्योरी पे चलें, पॉजिटिव इफेक्ट हमारे पास क्या थे, अदर पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ थर्ड जनरेशन computer include being faster than the first and second iterations, quicker to calculate data, more adaptable in certain ways, less expensive and having larger storage capacities in addition to being more accurate. The third generation of computer however cost more to produce and make, since too much money was required for the production of integrated circuit chips. They were particularly pricey for those who made the थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे पास ये थे कि ये अपने अंदर बहुत लार्जर, बहुत ज़्यादा डाटा जो था इसके अंदर, ये छोटी सी चिप के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी डाली गई थी कि ये हमारे पास आपका बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपने अंदर क्या कर जाती थी, स्टोर कर जाती थी। और इसकी जो कॉस्ट थी वो हमारे पास कुछ हाई थी, क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी थी और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही पेमेंट जो है थी वो हमारे पास यूज़ की गई थी। तो अगर हम इसके नेगेटिव इफेक्ट की बात करें, it required air conditioning for the cooling purpose in the mainframes. The technology used was highly sophisticated for the manufacturing purpose of integrated circuits. The integrated circuits were difficult to repair. The computer were costly. Basically इसका जो नेगेटिव हमारे पास इम्पैक्ट था कि ये जो था कूलिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो था इसके अंदर ये क्या करता था कि ये बहुत ज्यादा जो है ना डिफिकल्ट था इसको बनाना, क्योंकि एक छोटी सी चिप थी, उसकी एक एक चीज को लगाना, उसके अंदर हर चीज
बहुत ज़्यादा उस टाइम में थी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें वाई थर्ड कंप्यूटर इज स्मॉल, थर्ड कंप्यूटर जो था वो दिखने में छोटा क्यों था, बिल्कुल इस तरह का था जैसे आज आजकल के दौर में हम कंप्यूटर यूज करते हैं, वो तो हमारे पास और शेप में है ना, और अंदाज में। तो थर्ड कंप्यूटर हमारे पास कुछ इस तरह से बनाया गया था। तो थ्योरी की तरफ चलते हैं। द कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, अ सिंगल आईसी हैज मेनी ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स along with associated circuitry. The IC was invented by Jack Kilby. The development of made computers smaller in size, reliable and efficient. Basically इसको इतना छोटा इसलिए बनाया गया था कि आप इसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते थे। पहले कंप्यूटर्स में क्या था, जैसे हमने पढ़ा कि एनियक जो था, एनियक इतना बड़ा कंप्यूटर था कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह उठाने से पहले भी लोग सोचते थे कि अगर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं तो कैसे पहुंचाएं, क्योंकि वो एक मशीनरी थी और वो बहुत बड़ी मशीन थी। उसके बाद ट्रांजिस्टर भी कुछ इस टाइप का था कि उसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह के लिए हिलाते भी तो उसके जो सर्किट्स थे वो आपस में हिल जाते और आपकी जो मेमोरी थी वो खत्म हो जाती, उसके जो आपने चीजें अंदर स्टोर की होती वो खत्म हो जाती। उसके बाद जो थर्ड, इसी वजह से जो है इन्होंने थर्ड कंप्यूटर था उसको स्मॉल बनाया था और उसके अंदर एक जो चिप थी, सिर्फ उस चिप का जो काम था वो अपने अंदर डाटा को स्टोर करना था। इस वजह से इसका जो हमारे पास इसको स्मॉल बनाया गया ताकि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर भी लेके जा सकते थे। उसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ थर्ड कंप्यूटर और डिसएडवांटेज ऑफ थर्ड कंप्यूटर, तो बेसिकली ये हमारे पास बहुत मेन फीचर है इसका कि इसके एडवांटेज क्या थे, इसके फायदे क्या थे और हमारे पास इसके डिसएडवांटेज यानी इसके नुकसान क्या थे। तो सबसे पहले अगर हम एडवांटेज क्या पढ़ें, these computers took up less room than two preceding generations since they are smaller, यानी कि वो कह रहा है कि ये कंप्यूटर इतना ज़्यादा स्मॉल था कि आप एक रूम में बहुत सारे कंप्यूटर या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को भी रख सकते थे। Computers became more dependable as a result of the integrated circuit technology used to construct these machines. During operations, they consumed less energy and generated less heat. The low maintenance cost was a result of infrequent हार्डवेयर ब्रेकडाउन। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर मोर एक्यूरेट। बेसिकली इसके जो एडवांटेज हमारे पास ये थे कि ये जो है बहुत ज़्यादा कम हीट जनरेट करता था, इवन डैट के ट्रांजिस्टर से भी कम जो है वो हीट अपने हीट जो है वो जनरेट करता था। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा स्मॉल चिप थी तो इतनी ज़्यादा हीट जो है वो इसकी जनरेट नहीं होती थी, ना इतना ज़्यादा तब कंप्यूटर जो है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता था। सब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट हुई तो आपका जो लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। तो इसकी जो हमारे पास इसका रिजल्ट था, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ही हमें देता था उस टाइम के अंदर। उस टाइम के लोगों के लिए तो ये एक नई इन्वेंशन थी, तो तब उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छा जो है वो रिजल्ट पास करता था, क्योंकि ये छोटी सी एक चिप थी और बहुत ज़्यादा डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेती थी। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी इसकी। डिसएडवांटेज की तरफ जाएं तो इसके नुकसानात की तरफ, द फैक्ट दैट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टिल नीडेड एयर कूलिंग albeit प्रोड्यूसिंग लेस हीट। तो बेसिकली जैसे हमने पहले भी बात की कि मैंने आपको बताया कि ये जो है हीट को, इसके अंदर कोई कूलिंग सिस्टम नहीं था, यानी कि अगर हीट जनरेट होती भी थी तो आपको क्या करना पड़ता था, इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ रखना पड़ता था, तो जिसकी वजह से जो हीट थी वो जनरेट होकर खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाती थी। यानी कि कोई भी एक हमारे पास एयर कूलिंग जो है इसके अंदर नहीं रखा गया था। इट वाज ओनली फीसेबल टू मैन्युफैक्चर द आईसी चिप थैंक्स टू वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नीड फॉर्मल इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट। एडिशनली इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। बेसिकली इसकी जो डिसएडवांटेज था कि ये एक छोटी सी चिप थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसको बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इसके कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई थी। तो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो थी वो सिर्फ यही तक थी, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास मेन फीचर्स क्या है, ये स्मॉल क्यों था, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी तक के लिए अल्लाह।